नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक कितने तरह के होते हैं, कैसे इसका ख्याल रखना चाहिए, कैसे क्या इसके प्रिवेंशन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है एक अवेयरनेस लाने की कोशिश आज इस खास पेशकश के माध्यम से करेंगे, जिसमें एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं डॉक्टर इकबाल सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ओजस हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि स्ट्रोक होता क्या है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से आता है, तो कैसे सबको ये पता चले, इसके बारे में आप थोड़ा भी उसको बताइए। बेसिकली मैम, जो स्ट्रोक है बेसिकली ये जो हमारी ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं, इसका एकदम से बंद हो जाना ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे जो क्लॉट जम गया वहाँ पे या नस फट गई खून की, तो इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में जैसे मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स आर हिंदी स्पीकिंग, तो इसको लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं या अटैक बोलते हैं। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी ब्लड की वेसल जा रही है एकदम से उसका बंद हो जाना, एंड जो उसके आगे जो ब्रेन के एरिया सप्लाई हो रहा है वो एकदम से डेड हो जाता है। तो उसकी वजह से जो एरिया डेड हुआ, वो जो ब्रेन का एरिया वो फंक्शन कर रहा था, वो एकदम से काम करना बंद कर देता है। तो इसको हम पूरे प्रोसेस को स्ट्रोक बोलते हैं। आइडली जो ये स्ट्रोक का अपने पास जो असर आता है पेशेंट में, डेट यूजली लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स। 24 आवर्स से पहले पहले पेशेंट कई बार अपने आप ठीक हो जाए, कई बार क्लॉट अपने आप डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको हम TIA बोलते हैं, यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। सो स्ट्रोक एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, बिकॉज जब भी स्ट्रोक होता है पेशेंट को, तो विद इन 1 सेकेंड मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स आर डाइंग, मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। तो जितना हम जल्दी उसको ट्रीट करते हैं, आगे हम आप डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक एंड क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, इतनी जल्दी हम कर सकते हैं कि जो पेशेंट को लॉन्ग टर्म डैमेज ना हो और पेशेंट अपने आप चलता फिरता रहे। सो ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रोक मैनेजमेंट। स्ट्रोक मैनेजमेंट, बिल्कुल। तो इस पे अब सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले आपने बताया कि स्ट्रोक होता क्या है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने तरह के होते हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं, आपने जो अभी एक स्ट्रोक के बारे में बताया था कि वो 24 आवर्स में दोबारा से वो ठीक भी हो जाता है, अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। और कितने तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, कितना सीवियर ये हो सकता है? बेसिकली मैम, स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं। जैसे यहाँ तो जो नस है उसमें क्लॉट जम गया, या तो जो ब्लड की वेसल है वो फट गई, जिसकी वजह से हेमरेज हो गई। सो एक इश्कीमिया होता है जिसमें क्लॉट जम गया, एक होता है हेमरेजिक। ज़्यादा कॉमनली जो हम देखते हैं 85% पेशेंट्स जो होते हैं वो इश्कीमिक वाले होते हैं, जिसमें एकदम से क्लॉट जम जाना और आगे की ब्लड सप्लाई बंद हो जाना। बाकी 15% जो हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो ब्रेन की वेसल है, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और ड्यू टू सम एनी रीज़न, वो एकदम से रप्चर हो जाती है। तो उसकी वजह से ये जो अपना हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। तो इस्कीमिक में हमें देखना पड़ता है कि क्लॉट का वर्कअप करना पड़ता है, क्लॉट कहाँ से आया, हार्ट से उतर के क्लॉट ऊपर जा रहा है, हमारी नेक वेसल से क्लॉट उतर के ऊपर जा रहा है, या ब्रेन के अंदर ही क्लॉट बन रहा है। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है, एंड जो ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिकेशंस होती हैं, डेट वेरी अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ स्ट्रोक। हेमरेजिक का कुछ और ट्रीटमेंट है, इस्कीमिक का कुछ और है, अगर हार्ट से क्लॉट उतर के ऊपर जा रहा है तो उसका कुछ और ट्रीटमेंट है। ठीक है। जिस तरह से आपने बताया 2 तरह के होते हैं, इंडिया में अगर बात करें तो मोस्ट कॉमनली किस एज ग्रुप में या कितने आपके पास जो पेशेंट्स आते भी हैं, किस एज ग्रुप में कौन सा ज़्यादा कॉमन है? मोस्टली जो हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, स्ट्रोक इज़ अ डिजीज़ ऑफ द एल्डरली पेशेंट्स, बट आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह गया। वी हैव सीन पेशेंट्स जो 18 साल की उम्र के भी स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, 25 साल के, बट मोस्ट कॉमनली आफ्टर 50-60 ऑफ एज हम ज़्यादा देखते हैं, बहुत कॉमनली मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में। इसलिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल जो हमारे हाथ में जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, टू मच ऑफ अल्कोहल। पेशेंट को अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल में रखें, चेक करते रहें। ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं। नॉन मॉडिफाइबल जैसे हमारी एज हो गई, वो बढ़ती एज इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक दैट वी कैन नॉट प्रिवेंट। एथनिसिटी, जैसे इंडियंस और जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में हर एक में इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक अलग है। जो इंडियंस हैं हमारे, उसमें जो एक हमारी ब्लड वेसल होती है ICA, जो नेक वेसल होती है, वो उसमें ज़्यादा इंसिडेंस पाया गया है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में यहाँ पे क्लॉट ज़्यादा जमते हैं।
सो दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक। यंग पेशेंट में कोई स्ट्रोक हो रहा है तो उसके रीजंस और होते हैं। उसमें मोस्टली में देखना पड़ता है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि हार्ट में कोई छेद तो नहीं है, कि वहीं से क्लॉट उतर के ऊपर जा रहा होता है, या कोई ब्लड या कोई फैमिलियल कॉजेज़ हैं, जेनेटिक कॉजेज़ हैं, वो ज़्यादा कॉमन है यंग एज में। सो सब कुछ हमें इकट्ठे देखना पड़ता है जब भी हमारे पास पेशेंट स्ट्रोक का आ रहा है। बिकॉज रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना उतना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार स्ट्रोक हो गया ऐसा ना हो फिर से बार बार हो रहा हो। सो रिस्क फैक्टर्स को ट्रीट करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज ट्रीटिंग अ पेशेंट विद स्ट्रोक। ताकि वो रिकरिंग ना हो, दोबारा से ऐसा ना हो, इसलिए या कह सकते हैं कि जो जड़ है उससे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके बारे में आपने कहा था कि सब इनके ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग हैं, सारे सभी तरह के अलग अलग स्ट्रोक है। एल्डरली में ट्रीटमेंट अलग है, यंग में अलग है, दो टाइप के स्ट्रोक्स हैं उनके अलग है, हैमरेज का अलग है, पैरालिसिस का अलग है। क्या इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं मेडिकल फील्ड में, क्या एडवांसमेंट्स इसको लेकर हो रहे हैं जिससे कि इसको क्योर करना कुछ हद तक आसान हो रहा है? बेसिकली जो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है दैट इज़ एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। हम बेसिकली जो एडवाइस करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली स्ट्रोक डे था, तो एक निमोनिक होता है बेसिकली फास्ट, FAST। ये निमोनिक होता है बेसिकली हाउ टू आइडेंटिफाई। आपने घर बैठे हुए किसी पेशेंट को, आपके कोई फैमिली मेम्बर को स्ट्रोक हो जाता है, आपने कैसे पहचानना कैसे कि स्ट्रोक हो गया। तो फास्ट इज़ F मतलब फेशियल ड्रूपिंग, फेस एकदम से टेढ़ा हो जाना, ठीक है। A मतलब आर्म वीकनेस, एकदम से आपकी बाजू या आपकी टांग की कमज़ोरी आ जाना। S मतलब स्लर्ड स्पीच, एकदम से बोलते बोलते दिक्कत आना बोलने में, थथलापन आ जाना बोलते हुए। और T मतलब टाइम टू रश टू हॉस्पिटल, मतलब आपको कोई भी इन तीनों में से कोई सिम्टम आ रहा है, इमिजिएटली रश टू अ हॉस्पिटल जहाँ पे स्ट्रोक की फैसिलिटी है, जहाँ पे CT स्कैन MRI हो सकता है और जहाँ पे स्ट्रोक का ट्रीटमेंट इमरजेंसी में अवेलेबल है। अब आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई तो कर लिया कि स्ट्रोक लग रहा है ना, और ये स्ट्रोक के सिम्टम्स ध्यान दीजिए हमेशा एकदम से ही आते हैं, विद इन अ सेकेंड। पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो हमेशा हमें डेट तो बताते हैं कि इस डेट को, बट उनको टाइम भी याद होता है कि इस टाइम पे हुआ था। तो पेशेंट को ये बहुत जानना ज़रूरी है कि किस टाइम पे हुआ था और कितने बजे हुआ था, क्योंकि जो विंडो पीरियड है स्ट्रोक का वो सिर्फ 4.5 आवर्स है, जिसको हम गोल्डन पीरियड या विंडो पीरियड कहते हैं। मतलब अगर पेशेंट 4.5 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाए जब सिम्टम शुरू हुए हैं, तो हम उसको एक इंजेक्शन दे सकते हैं जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, विच कैन लाइज द क्लॉट, जो क्लॉट को तोड़ सकता है और पेशेंट को लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से, लॉन्ग टर्म पैरालिसिस से बचाव मिल सकता है। अच्छा, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तक भी क्या कोई फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कुछ घर पर रहकर दे सकते हैं? अगर हॉस्पिटल नज़दीक है या थोड़ा दूर है, अगर थोड़ा टाइम हो चुका है, तो क्या घर पे कुछ कर सकते हैं हॉस्पिटल? घर पे मैम सबसे पहले अगर तो लग रहा है ऐसे सिम्टम्स आए हैं, उस टाइम पे सबसे पहले पेशेंट का BP चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर BP 200 है, 220 समथिंग कितना पहुंच गया, तो एक हमें इंडायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है शायद ब्रेन में हेमरेज ना हुई हो, ठीक है। पेशेंट की मेडिसिन हमेशा साथ में लेके आइए, पेशेंट क्या मेडिसिन ले रहा था, उनकी हिस्ट्री सारी पता होनी चाहिए। एंड बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, दे टेंड टू गिव के घर पे अफीम दे देते हैं, थोड़ा से फ़र्क पड़ जाएगा, और दे गो टू लोकल वैक्स कि जी वहाँ पे कुछ ऐसे देसी सा इंजेक्शन लगता है जिससे मरीज़ ठीक हो जाता है। बट इसका कोई भी मेडिकल बेसिस नहीं है। वी हैव सीन पेशेंट्स जो ख़राब होके आते हैं और समटाइम्स स्ट्रोक बहुत बड़ा हो जाता है 3-4 दिन में जब वेट करके लेके आते हैं पेशेंट्स। तो कुछ भी देसी इलाज, अफीम बिल्कुल नहीं देनी, और बस पेशेंट का BP चेक कीजिए, होश ठीक कीजिए एंड फटाफट रश टू हॉस्पिटल जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हो। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, चाहे पेशेंट यंग हो चाहे एल्डरली हो, एक बार अगर स्ट्रोक आ गया है जिस तरह आपने बताया, तो उसका जो प्रोग्नोसिस है उसके बाद कितना एक टाइम पीरियड जो है वो लग जाता है जिसके बाद फिर से पेशेंट जो है वो अपनी पहले वाली स्टेज पे अप्रोच कर जाता है? पूरा हीलिंग का ये जो प्रोसेस होता है ऑन एन एवरेज कितना लंबा होता है? मैम इसका कोई डेफिनेटिव पीरियड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। जैसे हम सब जानते हैं कि ब्रेन का लेफ्ट साइड हमारी बॉडी को राइट साइड में कंट्रोल करता है एंड वाइस वर्सा। तो जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन का क्लॉट होता है दैट यूजुअली टेक्स मोर टाइम देन राइट साइड का स्ट्रोक। और कुछ ब्रेन के एरियाज है कहाँ पे डैमेज हो एक्चुअली, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं चाहे क्लॉट बहुत छोटा हो बट वो डैमेज इतना ज़्यादा कर जाता है कि कई बार टाइम ज़्यादा लगता है। आइडली हम जो टाइम बोलते हैं दैट इज़ अराउंड 4 to 6 months, बट कोई जल्दी भी रिकवर कर जाता है, कोई लेट भी करता है, कोई पार्शली रिकवर करता है, कोई फुली रिकवर करता है, कोई बिल्कुल भी रिकवर नहीं करता। सब कुछ डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ स्ट्रोक क्या है, साइड ऑफ ब्रेन कौन से इन्वॉल्व है, और अगर हम इंजेक्शन, पेशेंट एलिजिबल था इंजेक्शन के लिए, विद इन 4.5 आवर्स हमारे पास आ गया, तो उसकी इम्प्रूवमेंट उसके बाद कितनी जल्दी से हुई।
और पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, पेशेंट की एज क्या थी, पेशेंट का बिल्ड कैसा है, पेशेंट को पुराना कोई शुगर बीपी था कि नहीं था। तो एवरीथिंग इज़ मल्टीफैक्टोरियल। वी कैनॉट से कि हाँ 10 पेशेंट्स में से ये 4 पेशेंट्स जल्दी ठीक होंगे, नहीं होंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। बट हमारी तरफ से वी शुड ट्राई कि पेशेंट अवेयरनेस हो, पेशेंट जल्दी से जल्दी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुँचें, एंड तो अपने आसपास वालों को भी बताएं कि स्ट्रोक इज़ एन एमरजेंसी। आराम से नहीं जाना कि 2 दिन बाद जाएंगे, 5 दिन बाद जाएंगे, बिकॉज टाइम लॉस्ट इज़ ब्रेन लॉस्ट। और तो बिल्कुल अगर किसी की जान बचानी है और वापस पेशेंट को अगर ठीक करना है तो जो गोल्डन पीरियड आपने बताया उसके अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम पेशेंट का लाइफ सेव कर सके। तो ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, और डॉक्टर इकबाल सिंह ने बताया आपको कि क्योंकि विंटर्स भी अप्रोच कर रही हैं तो इस सीजन में खास तौर से जो ब्लड वेसल्स से रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे हार्ट की बीमारियां हों, चाहे ब्रेन से जुड़ी हुई, न्यूरो से जुड़ी हुई जितनी भी डिसीजेज हैं, उन सब से आपको बचने के लिए खास तौर से अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल, सब कुछ ध्यान रखना जरूरी है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बीपी और शुगर जो है, आपका डायबिटीज जो है वो भी कंट्रोल्ड हो, और न सिर्फ एल्डरली लोग बल्कि आजकल ये यंग जो जनरेशन है उसमें भी बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं। तो सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, और अगर इस तरह की चीजें घर पर अगर होती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हैमरेज है, स्ट्रोक है, तो खुद इलाज न करें बल्कि जल्दी से जल्दी कोई भी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।